नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद खड़गे ने कहा कि मोदी को पीएम पद से हटाए बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। हालांकि इस घटना के बाद पीएम मोदी ने खड़गे को फोन कर उनका हालचाल पूछा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मोदी जी और मैं दोनों प्रार्थना करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को दीर्घायु और वो स्वस्थ रहे। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सियासी लड़ाई अब दुश्मनी में बदल रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सियासी लड़ाई दुश्मनी पर आई। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का विषय यही है व्यूअर्स। जम्मू कश्मीर में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन बिगड़ी हुई तबीयत के बावजूद वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। खड़गे के बयान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हैं। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है। 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने भी नफरती बयान दिया है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी विरोध का दायरा नफरत की दहलीज तक पहुंच चुका है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जब तक है जान। और अब वक्त है मतभेद और मनभेद में फर्क समझने वाला विश्लेषण। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं मैं जिंदा रहूंगा। नरेंद्र मोदी ने फोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हालचाल पूछा, जानने का प्रयास किया कि आप कैसे हो। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के दीर्घायु, स्वस्थ और फिट रहने की कामना करते हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी का फरवरी 2020 का बयान क्या था? देश के युवा नरेंद्र मोदी को डंडे से मारेंगे 6 महीने में। नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में ही कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ को और मजबूत बना लूं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस के नेता फरवरी 2023 में कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री फरवरी 2023 में कहते हैं, जो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। अब सोनिया गांधी की बात करते हैं। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में इकट्ठा होकर सोनिया गांधी समेत पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी पर वार किया, उनको हटाने की बात कही, जो लोकतांत्रिक हिस्सा है। लेकिन जुलाई 2023 में ही बेंगलुरु से लौटते हुए सोनिया गांधी का विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। संसद में सोनिया गांधी से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हालचाल जाना, पूछा, जो कि एक लोकतांत्रिक परंपरा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस का सिर्फ सियासी जुमला है और असल में आप जीवन मरण की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि जब तक मैं मोदी को नहीं हटा दूंगा मैं मरूंगा नहीं। ईश्वर सबको लंबी उम्र दे, लेकिन क्या यह सियासत में जायज है? फोटो वार तो हम देख ही रहे हैं, धर्म का वार तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब यह क्या है कि जान का वार भी होगा।
मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मलूक नागर है जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आरएलडी के महासचिव भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर लीडर हैं नेफ्ट पार्टीज के। मेरे साथ सुनील यादव हैं, सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दुष्यंत नागर साहब हैं, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। तो जब तक है जान, क्या माना जाए विवेक श्रीवास्तव कि अब मोदी से हेट्रेड इतना बढ़ गया है? 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर दुष्यंत नागर की तरफ में आऊंगा। क्या मोदी से हेट्रेड इतना बढ़ गया है कि हम कह रहे हैं कि तब तक जान नहीं देंगे जब तक मोदी को नहीं हटा देंगे? नहीं, ये मोदी से नफरत नहीं है, ये मोदी की नीतियों के प्रति नफरत है। और ये सिर्फ एक हुंकार है एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो अश्योरेंस दे रहा है अपने फॉलोअर्स को कि ठीक है मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन संघर्ष में मैं पीछे नहीं हटूंगा और अभी मुझ में जान बाकी है, संघर्ष चलता रहेगा। नफरत क्या होती है? नफरत होती है जब राहुल गांधी को आप षड्यंत्र करके सांसद के पद से हटवा देते हैं। व्यक्तिगत नफरत होती है जब उनको बंगला खाली करने पे इमरजेंसी की तरह ह्यूमिलिएट करके आप फोर्स करते हैं। नफरत होती है जब कोविड चल रहा होता है और प्रियंका गांधी को कहा जाता है यू हैव टू लीव द ऑफिशियल अकोमोडेशन एट लोधी एस्टेट, और उनको कोविड के बीच में जाके अपने परिवार के साथ, जब उनकी मदर इन लॉ भी सफर कर रही थी, एक प्राइवेट फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ता है और वहां पे सिक्योरिटी के प्रोविजंस उतने अच्छे नहीं है। ये होती है इंडिविजुअल नफरत। यहाँ पे जो लड़ाई है वो इस बात की है कि समाज में जो नफरत फैला रही है संघ की नीतियां, लड़ाई उसके खिलाफ है। जो हिंदू बना मुसलमान रोज इस देश के अंदर हो रहा है। आपने अभी कहा आपके पैकेज में कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार को फटकार लगाई है, और यही बात मैंने आपकी डिबेट में कही थी कि नफरती साजिशें हैं दो समाजों को लड़वाने की, दो धर्मों को लड़वाने की, जातियों को लड़वाने की, जो संघ करना चाहता है अपनी एक एजेंडा को हिंदू राष्ट्र के और विवेक जी, ये अब आपका एजेंडा दूसरी तरफ घूम गया। आज का एजेंडा यही रखते हैं जो है, लेकिन तमाम एजेंडे पर आप लोग आ गए। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि ये सियासी वार है और इसको बीजेपी पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहती है? सबसे पहले तो सुनील जी भी इस डिबेट में हैं, तो आज किसी को उठवाना नहीं है सुनील भाई केवल लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ। परंतु दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक है जहाँ दूंगा गालियाँ, मोदी नहीं देश है मेरी समस्या। ये दरअसल मोदी तो बहाना है, देश को गरियाना है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि खड़गे जी को तंदुरुस्ती मिले, लंबी आयु मिले, और उन्होंने तो अमृतत्व पाने की ख्वाहिश कर दी है। वो कहते हैं कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मोदी जी रहेंगे। मोदी जी तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, मतलब कि अपने आप को अमर बनाने के लिए ये अच्छा फॉर्मूला है। दूसरी बात, इतनी अच्छी सेहत नहीं थी फिर भी कांग्रेसी देखो कितना अत्याचार करते हैं, एक व्यक्ति को भेज दिया कैंपेनिंग के लिए। परंतु देखिए संस्कृति का अंतर देखिए, मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने। चाय बेच, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर मोदी, गंगू तेली मोदी, नीच, भस्मासुर सांप, बिच्छू, हिटलर, रावण, जहरीला सांप, मोदी जीतेगा, सनातन जीतेगा, 20 सीट मिलती जेल में डाल देता। फिर भी मोदी की संस्कृति क्या है? मोदी किसी को काफिर नहीं समझता। मोदी समझता है ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। और मोदी कहता है तुम्हारा हेल्थ कैसा है, मैं चिंतित हूं। बस 10 सेकंड और 10 सेकंड 12 सेकंड और। एक तो फॉर्मूला है, मोदी को हटाएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक मोदी को हटाते रहेंगे। योगी को हराने का फॉर्मूला भी निकाला है। महबूब अली मियां ने बोला है मोदी को छोड़ो, योगी को हटाने के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ा देंगे। अब जो 80-20 की राजनीति, अब हम बढ़ गए हैं, नहीं तो अब हटी जाएंगे ना, ये कह रहे हैं कि हम बढ़ तो गए पर उकसा रहे हैं कि और बढ़ो। अभी 80-20 की राजनीति का कौन विरोध करता है? कौन कर रहा है 80-20 की राजनीति? ठीक है, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? और मैं आखिरी बोलना चाहता हूं, मुस्लिमों को एक करो, हिंदुओं को बांटो की राजनीति आज समाजवादी पार्टी की राजनीति के पूरे राजनीति से पर्दा उठ चुका है, हिजाब उठ चुका है कि ये मुस्लिम भड़काओ, हिंदू को काटो और बांटो, ये राजनीति करती है। वरना बताओ इस पे कार्रवाई क्या हुई महबूब अली पे? मैं समाजवादी पार्टी बताए महबूब अली पर क्या महबूब कार्रवाई अली पे बात बोली, लेकिन दुष्यंत नागर को क्या आपके गठबंधन में ही आते हैं महबूब अली? पॉइंट ये है। और पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के सबसे बड़े डिबेट शो में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के, ये आपने बताया, अधिग्रहित प्रवक्ता द्वारा किए गए हैं। ये बड़ी दुखद है। कांग्रेस ने, पर ये बोला तो कांग्रेस के नेताओं ने एक बार बोला होगा, कभी बोला होगा, उसके लिए अपॉलॉजी भी लोगों ने करी है। लेकिन भाजपा वाले आते हैं, तारीख भी बता देंगे, अभी चलेंगे चाय पियेंगे, बता दूंगा लेकिन भाजपा वाले हर शो में आते हैं, प्रवक्ता मोदी जी के लिए इतना इतना अपमानजनक भाषा बोलते हैं। अरे भाई ये रोकिए यार, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री। पर खड़गे जी ने ऐसा बोला, आपको ठीक लग रहा है? नहीं, खड़गे जी ने क्या बोला?
उन्होंने बोला कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक मोदी को नहीं हरा दूंगा। भाई वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं, कांग्रेस अब पार्टी मैं को जिंदा लीड कर रहे हैं। तब तक जब बिल्कुल तक सही मैं कहा मोदी को उन्होंने। नहीं हटाएंगे तब अब तक मैं उसके जिंदा पीछे ही कारण रहूंगा। क्या है, उन कारणों को जानिए ना। मोदी जी की सरकार ने 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा जो लोगों को मिलनी थी उनको रोका हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। तो उसकी बात कर लेते, फिर बेरोजगारी की बात करते। वो कह रहे हैं कि उनकी दुष्यंत जी, मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं। आपकी मैंने कितनी तारीफ मैंने की? एक मिनट मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका अच्छा, भी मैं नहीं दे आपसे रहे। सवाल पूछ रहा हूं 10 सेकंड का, फिर आप एक मुझे मिनट पूरा तो बोल लेने बिल्कुल दीजिए। 50 सेकंड आप बोल लीजिएगा। मैं मेरा तो मेरा अच्छी- एक सेकंड दुष्यंत जी, मैं आपसे बहुत ही साफगोई से एक सवाल पूछ रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की हेल्थ खराब हुई, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल पूछा, अमित शाह ने भी उनकी लंबी उम्र की कामना करी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। देश के इसका कारण क्या था? क्योंकि देश के दबे कुचले पिछड़े लोगों को ये सरकार प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, निरंतर निजीकरण कर रही है, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, जिससे दलित, आदिवासी, पिछड़े काम से वंचित रह रहे हैं। लगातार जो रूरल भारत है, ग्रामीण भारत में लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस सरकार को हटाया जाए। ये सरकार तब हटेगी जब मोदी जी हटेंगे। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ये राजनीतिक यही याद आ रहा है। एक बात बताइए, उन्होंने जिम्मेवारी ली है और जिम्मेवारी किस बात की ली? सुन लीजिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की और नेता प्रतिपक्ष की, और दोनों जिम्मेवारियों का वो 83 वर्ष की आयु में कितनी दृढ़ता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अच्छा, देश के करोड़ों लाखों लोग, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है। इसलिए मैंने सुन लिया। एक तो शुभकामनाएं कि मेरे भाई बड़े दिनों बाद स्टूडियो पधारे हैं और डिबेट में पधारे। अभी आप इनसे मना कर देना, इन्हें मत बुलाना। ऐसा नहीं होता। सुनिए एक बात जो हमारे भाई दुष्यंत जी ने, और दुष्यंत जी जो है वो हरियाणा के चुनाव में भी काफी सक्रिय रहते हैं, उन्होंने कहा दबे पिछड़े कुचले समाजों की हम लोग पैरवी कर रहे हैं। कुमारी सैलजा को सीएम फेस बना दो, कुमारी सैलजा को सीएम फेस बना दो, घोषणा कर दो। खड़गे जी, सुन लीजिए खड़गे जी का सवाल का कुमारी सैलजा को बनाने की खड़गे जी से क्या लेना देना? अरे भाई देखो, थोड़ा लॉजिक से बात करो। अच्छा मेरी बात पूरी हो जाए, मैंने भी आपकी तारीफ की, मेरी बात पूरी तो हो जाए। चलो दूसरी बात देखिए, खड़गे जी जो है बीमार। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि हरियाणा में आपके लिए कुछ नहीं है, शैलजा या हुड्डा कोई कुछ ना कुछ मिलेगा? नहीं, मैं एक ऐसा आपको भी विश्वास है? आप समझे ही नहीं। शैलजा जी हुड्डा को नहीं मान रही, सुरजेवाला हुड्डा को नहीं मान रही। घर की बात है, सुन तो लीजिए, घर की बात देखिए आपके हरियाणा में कौन सा मैं बता रहा हूँ अमीश जी, मेरी बात हो जाने कौन कितने गुट है? एक खट्टर गुट है, एक सैनिक गुट है, कैप्टन अभिमन्यु गुट है, एक रामविलास शर्मा गुट है। ये तरीका नहीं है, मेरी तो बात हो जाने दीजिए, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश जी हुड्डा जी को सुरजेवाला नहीं मानते, सुरजेवाला को हुड्डा नहीं मानते, सैलजा को हुड्डा नहीं मानती। जो पार्टी एक नहीं रख पा रहे, प्रदेश एक कैसे रख पाएंगे? इसलिए मैंने बोला 10 सेकंड। अब 10 सेकंड भाई प्लीज, बीच में नहीं, 10 सेकंड और। खड़गे जी ने एक और बात बोली, जब वो थोड़ी सी बीमार तो थे, अस्वस्थ थे, पर उन्होंने बोलते बोलते पता है क्या बोल दिया? सुनिए। कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। कांग्रेस अगर तबियत खराब होती है तभी सच निकलता है, तभी सच निकलता है। सच बोल दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस हुकूमत में आई तो आतंकवाद बढ़ेगा। अब बताइए कि आपने दलित का अपमान कैसे हो गया? आपने बीमार आदमी को भेज दिया कैंपेन के लिए, वो दलित का अपमान नहीं है। आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान। सुनील यादव, सुनील यादव, आपको लगता है जो बात मालिक उनको नहीं बोलने दे रहे यार? जी ओके सुनील यादव, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि आपको लगता है वो वाजिब है, पॉइंट नंबर 1। और महबूब अली के ऊपर जो शहजाद ने बात कही, मेक योर पॉइंट, आपके विधायक है समाजवादी पार्टी। देखिए अमीश भाई, एक तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ का भंडार है। ये जो भी बोलते हैं केवल झूठ बोलते हैं। मैं पॉइंट वार आ रहा हूं, आज मैं इनकी पोल खोलूंगा किस तरीके से झूठ बोलते हैं। एक तो जो आदरणीय खड़गे साहब ने बोला वो स्वाभाविक है, हम लोगों ने भी बचपन से कई पिक्चरें देखी हैं। अक्सर जो हीरो होता है वो विलन के बारे में बोलता है और तालियां बजती हैं। विलन मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूं,
उनकी नीतियों को जरूर कह रहा हूं। जिन नीतियों के चक्कर में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जिन नीतियों के चक्कर में रेलवे की संपत्ति बिकी जा रही है, एयरपोर्ट बिके जा रहे हैं, पोर्ट बिके जा रहे हैं, जिन नीतियों के चक्कर में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, जिन नीतियों के चक्कर में मणिपुर जल रहा है, और जिन नीतियों के चक्कर में पीडीए, पिछड़ा दलित, आदिवासी और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उन नीतियों के खिलाफ बोला है। अब जहां तक सवाल आया हमारे विधायक महबूब अली का, हमने आपको भी वीडियो भेज दिया, हमने आपको भी अमीश भाई वीडियो भेज दिया है, और इनके बीजेपी के प्रवक्ता को भी हमने वीडियो भेज दिया है। वो ये कह रहे हैं, आप सुनिएगा और देश को बताइएगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कट पेस्ट करके कोई वीडियो चल जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झोला टांग करके आते हैं और गांव में प्रचार करते हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, अब भाजपा की सरकार बचने वाली नहीं है। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने बोला तुम्हारा राज खत्म, मैंने आपको भेज दिया, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ गई है मुसलमानों की इतनी कि और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस का भी नहीं था, 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं थी। 2027 में आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। उन्होंने बोला कि अब मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि योगी आदित्यनाथ को जाना ही होगा। एक मुश्त, उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था कि एक मुश्त वोट पड़ेगा तो हार जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और हमने देखा वोट जिहाद की आपने इस बार ये अपील करी, जिसका असर भी हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तरफा वोट पड़ा भी। साजन जी की पोल में अमीश भाई आप देश के बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि असली वीडियो मैंने आपको भेजी है, फेक वीडियो देश में चल रही है। उन्होंने कहा लंबे झोला टांग करके लोग आते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, अब योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार चली जाएगी। आप इसको चेक करा लिए। और दूसरी बात, जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये बोला कि साजन जी मैंने बात सुनी है, आप ही को जवाब देना है। दूसरा झूठ सुन लीजिए, पहले इसका एड्रेस हो जाने दीजिए। इसको एड्रेस कर ले, 30 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। 30 सेकंड। साजन जी मैं समझता हूं और मैं हमेशा कहता हूं समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे बोलने वाले प्रवक्ताओं में से एक है, हालांकि आपको उठवाने की बात कभी कभी कर लेते, पर साजन जी का ही आज मैंने क्लैरिफिकेशन देखा कि समाजवादी पार्टी ऑफिशियली अपने आप को डिस्टेंस करती है इस बयान से। अगर यह बयान इस संदर्भ में था तो आपने डिस्टेंस क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, पीडीए की बात आप कर रहे हैं, 370 लागू करके जो वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला आरक्षण का छीनने की बात करने वाली कांग्रेस एनसी के अलायंस के साथ आप खड़े हो, और आरक्षण की बात जामिया एमयू से आरक्षण हटाने वाले वो कर रहे हैं। 30 सेकंड ओके सुनील यादव 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, जी देखिए अमीश भाई, ये सच बात है कि जो शहजाद भाई कह रहे हैं कि जब सुबह बाइट हुई और जब पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर के ये बात कह दी है, तो मैंने डिनाई किया। हमने कहा नहीं, समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म के बढ़ने पर किसी को नहीं हराना चाहते, क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नफरत बढ़ी है, बीजेपी का भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए पीडीए बदल रहा है, इसलिए देश बदल रहा है। फिर मैंने अपने नेता से बात की जिनका बयान था, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, वो वीडियो मैंने आपको भी भेजा है कि सच क्या है। भाजपा आरएसएस के लोग इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं। जैसे अभी एक खबर आई कि जो अयोध्या रेप कांड में समाजवादी पार्टी मोइन खान को ये लोग बदनाम कर रहे थे, डीएनए रिपोर्ट हुई और वो पॉजिटिव नहीं आई है, उसके नौकर की आई है। यही बात तो हम लोग भी कह रहे थे नवाब, लेकिन घर आपने गिरा दिया, नवाब यादव आपने बुलडोजर चला दिया, नवाब यादव तो थोड़ा सा साजन जी, नवाब यादव पे तो आपने बोला था, और बेटी का चरित्र हरण, नवाब जी चरित्र बेटी क्या करने गई वहां पे, कौन रोक रहा है? बेटी का नार्को कराओ, ये जुई सिंह नहीं देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलता हूं, पर करना मजबूरी में बोलना पड़ा। पीडीए समाज की बेटी से नार्को टेस्ट प्रवक्ताओं की तरफ अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो बयान है आपके नेता महबूब अली का, वो बयान के आप सपोर्ट में है, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, और आप कह रहे हैं कि पूरा उनका भाषण सुनाइए, उस पूरे भाषण में कुछ और तात्पर्य आ रहा है, लेकिन उन्होंने, मैं आपसे जो शब्द बोल रहा हूं आप उसको डिनाई करिए कि उन्होंने नहीं बोला। तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ गई है, मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में वो आ जाएंगे। अब उसके आगे ये काम तो मुगलों के बस का नहीं था जो 850 साल हुकूमत कर गए,
उनकी हैसियत कुछ नहीं थी, तुम भी 2027 में जरूर जाओगे और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। अब बताइए ये बोला कि नहीं बोला? अमित भाई अब मैं बोलूं, देखिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस देश में 800 साल मुगल रहे वो नहीं टिक पाए, 200 साल अंग्रेज नहीं वो नहीं टिक पाए, तो बीजेपी क्या टिकेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम 27 में आएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है इसलिए भाजपा हारेगी। उन्होंने ये बात कहा कि झोला टांग करके लोग आते हैं, नहीं साजन जी आप 10 सेकंड दीजिए मुझे, आप अपनी बात उन्होंने कंप्लीट कहा करो। लंबे झोला टांग करके लोग आते हैं। विवेक wants to comment on this, मलूक नागर wants to comment on this। ओके और ये भाजपा 15 सेकंड शहजाद पूरा वाला 15 सेकंड। साजन जी ने बोला कि ऐसी बातें जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा करते हैं उसने नहीं की। मैं आपको उदाहरण सहित, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब बता दीजिए कि मठाधीश और माफिया केवल ये नहीं, अफजाल अंसारी 1 ट्रक लोड गांजा चाहिए महाकुंभ में। अमीर जी माफ करना मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर क्या हज के विषय में ऐसी बात कही जा सकती? नहीं कहनी चाहिए। वेटिकन में जो कांग्रीगेशन होता है कही जा सकती? नहीं कहनी चाहिए। अफजल अंसारी का भी बयान है, मैं सुनाना नहीं चाहता। एक अफजल अंसारी की क्या औकात है कि वो महाकुंभ में जमा होने वाले हमारे साधु संतों को यह कह दे कि वो चरसी गांजा करने वाले लोग हैं? बताइए साजन जी, आपकी पूरी पार्टी का चरित्र है, और केवल पूरी पार्टी का नहीं, वो राहुल गांधी बोलता है नाच गाना हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा में, बोलने की हैसियत है, द्वारका में नाटक हो रहा था। मैं बता रहा हूं। नहीं बताइए, आप प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था क्या? अमीश भाई ओके, अब इनको शांत करा दीजिए। शांति हूं मैं, शांति हूं। अमीश भाई, हमारे नेता ने कई बार कहा है कि हम लोग जो योगी लोग होते हैं उनका सम्मान करते हैं, और योगी की परिभाषा बताई। कोई योगी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई योगी जाति देख करके इनकाउंटर नहीं कराता, कोई योगी जाति देख करके पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं छीनता, कोई योगी बांटने काटने की बात नहीं करता, तो भेदभाव नहीं करता, छुआछूत नहीं करती, और योगी आदित्यनाथ में ये एक भी गुण नहीं है। तो जो हमारे नेता ने कहा कि अगर मठाधीश भी माफिया जैसा दिखेगा तो उसको माफिया ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब? मठ शंकराचार्य जी ने स्थापित किए, जो योगी है ही नहीं है। शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किए। योगी हो जाता है। इस देश में लाखों मठ है, पहनने से इस कोई देश योगी में हो मठ जाएगा। से हम लोग प्रेरणा पाते हैं। अब योगी को गाली दो, अब बीजेपी पर को आपने गाली बोला दो, भगवा अब पहनने मोदी से को गाली दो। भगवा पहनने से कोई योगी, आपने सही कहा कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो गोरखनाथ पीठ के महंत है कि नहीं है? उस गद्दी के महंत कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अवैधनाथ जी के बाद वो गद्दी योगी आदित्यनाथ को मिली कि नहीं मिली? और आप कह रहे हैं कि कोई महंत नहीं होता। हम कह रहे हैं, अरे हम स्वीकार कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवा कपड़े डालने वाले नहीं है। योगी आदित्यनाथ की शिक्षा दीक्षा एक महंत वाली है। नहीं, वो विरासत में पाए हैं, विरासत के महंत हैं, विरासत में महंत हैं, विरासत में पाए हैं गद्दी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं इससे बड़ी, कि अगर नहीं, हमसे ज्यादा गोरखनाथ पीठ का अपमान है, लेकिन अगर उस पीठ में कोई गलत आदमी बैठ जाएगा तो उस पीठ का अपमान है। बात कर रहे, तौबा अगर तौबा, कोई ऐसी वो बातें व्यक्ति मैं जो सुनने जात से के नाम पहले पे, धर्म के नाम पर अपमान करेगा तो वो बात गलत है। गोरखनाथ पीठ ने गलत चयन किया। मत बोलिए, मैंने कहा ना, बीच में मत बोलिए। साजन जी, आप हम मुझे आपके बीच में नहीं बोल रहे, बीच में मत बोलिए। अच्छा चलिए, आप झूठ बोलिए। 100 बार बोलोगे लेकिन झूठ रहेगा। अच्छा अमीश भाई, लेकिन अगर गोरखनाथ पीठ में ये वो महंत पीएम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले हैं। आप बात को समझिए, एक गोरखनाथ पीठ के महंत वो मुख्यमंत्री बनने से पहले हैं, वो मुख्यमंत्री बाद में पहले वो गोरखनाथ पीठ के महंत बने, और आप कह रहे हो वो गलत था। आपने बोला वो गलत था। मैं आपको ये चुनौती देके बोलता हूं कि उससे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं अमीश भाई, नहीं बीजेपी की भाषा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो विरासत में संत बने हैं, उनको विरासत में गद्दी मिली है, वो संत के लायक तो नहीं है जो उनका व्यवहार, बातचीत, भाषा। ये आप ये आपका डिस्कशन नहीं है ना कि कौन संत के लायक है, कौन अपनी गद्दी के लायक है, कोई संत पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनेगा। मैं 5 सेकंड लूंगा। पिछड़े और दलितों का मेरे भाई, मुझे शहजाद को लेकर आना पड़ेगा। मलूक नागर भी इस विषय पे बोलना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को बोला गया है एनडीए के पार्टनर है वो। साजन जी की अनुमति से सिर्फ 5 सेकंड बोलूंगा, फिर साजन जी बोले, उनके ऊपर ही सवाल है।
साजन जी, आपको मोदी से योगी मलूक नागर की तो अरे इतनी सुनिए ना बेइज्जती भाई, कर आप दी मलूक भारतीय नागर जी जनता के पार्टी चिंता में, को छोड़ दीजिए। तो अब इतनी उनका चिंता थी क्या तो होगा? चौधरी चरण सिंह को और भारत दूसरी रत्न बात, दिलवा मैं देते ना भाई। 5 सेकंड में कह लूं, चौधरी फिर चरण अपनी सिंह बात को करिए। भारत रत्न दिलवा देते। अब मेरी बात हो जाए। 5 सेकंड हमें दे दीजिए, 50 5 सेकंड में कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब मेरे टाइम पे अतिक्रमण कैसे 50 इनको भाई? दे जमीन पे भी अतिक्रमण, मेरे टाइम पे भी अतिक्रमण। नहीं अतिक्रमण नहीं। अरे मान जाइए मान जाइए। बोलो। मैं केवल ये कह रहा हूं अमित भाई, एक सवाल आपने बहुत अच्छा कहा। मान लीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री हैं, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है या भ्रष्टाचार करेंगे और कभी मुकदमा हो गया तो क्या जेल नहीं जाएंगे क्या, अगर संविधान की शपथ ले ली? उसी तरीके से अगर आप साधु हैं तो आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में वो दिखना चाहिए। साधु का आचरण क्या होना चाहिए? आदर करते हैं, उनसे सीखते हैं। अब आपने 10 सेकंड मांगे, आपको 15 सेकंड मिले, 15 सेकंड शहजाद, देन मलूक नागर। साजन जी, जिनको मैं फिर से कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता, आप मोदी योगी को गालियां दें, कोई समस्या नहीं है। आपने कहा मठाधीश, मठ तो सारे हैं ना, लाखों मठ है। दूसरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अफजल अंसारी का बयान, आपको मैं चुनौती देता हूं, पादरियों पे बोलो ऐसा बयान। चुनौती देता हूं मौलवियों पर बोलो, मदरसे पर बोलो, मदरसा माफिया होता है, नहीं निकलेगा आपके मुंह से। छोड़ दो। तीसरा बयान, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ समाजवादी पार्टी? नाच गाना था वो। प्राण प्रतिष्ठा इतना पायस ओकेजन होता है, कोई ऐसा शब्द किसी और योगी आदित्यनाथ ने, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने जो प्राण प्रतिष्ठा पे राहुल गांधी का बयान था उसमें पलटवार किया है और बहुत डायरेक्टली अटैक किया है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर वाले बयान पर पलटवार है। राम मंदिर में नाच गाना हुआ था, यह कहा था राहुल गांधी ने, तुम्हारा खानदान यही करता रहा है। कहा ये योगी आदित्यनाथ ने, रोम वाले राम को क्या समझेंगे, तुम्हारा खानदान नाच गाना करता रहा है। राहुल ने दिया था विवादित बयान श्री राम मंदिर को लेकर। मैं रुक करता हूं, मलूक नागर का एनडीए पार्टनर है, पहले मैं सुना देता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला था, सुनिए जरा व्यूअर्स। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पर। किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। मैं रुक करता हूं मलूक नागर का। मलूक नागर, ये जो राहुल गांधी का बयान था, इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए देवगन साहब, एक तो बड़ी अच्छी बात है आज सबको बराबर टाइम दे रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़ करके। तो एक तो जो आज की जो मेन बात है कि खड़गे साहब ने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मोदी जी नहीं हटेंगे, तो मैं क्या कह रहा हूं, कई बार इतना काम करती है सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, छोटी मोटी कहीं कमी रह जाती है तो उसको सुधारने के बजाय, या हमें जहां हल्का सा लग रहा होता है कि नुकसान होने जा रहा है, ये कांग्रेस ऐसी तैयारी करके आती है कि फिर जो काम करना उसके बजाय ऐसा काम करते हैं कि वो अपने आप को ही मार लेते हैं। देखिए खड़गे साहब के, हम ऊपर वाले से, परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि वो लंबी आयु हो, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो। जिस दिन देवगन साहब वो अध्यक्ष बने, उनका बयान निकाल लो, उन्होंने पहले ही दिन अध्यक्ष बनने के बाद कहा सनातन धर्म का पूरा, अगर बीजेपी जीत गई तो सनातन धर्म हो जाएगा पूरा देश। यानी कि सनातन धर्म के पहले ही दिन 100% खिलाफ बोले। अरे क्या चाहते हो भाई? 75-80% लोग जो हैं, हम भी सभी जाति और धर्मों का सम्मान करते हैं। और जहां तक आज बिजनौर की बात थी, वहां के मुसलमानों ने, मैं सामने बैठा हूं, मुझे एमपी में बहुत बड़ा योगदान था, और हम सब जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन तुम सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। और उसी सनातन धर्म से संबंधित राहुल गांधी जी का विवादित बयान आता है कि
कि सनातन धर्म में या भगवान राम में आस्था रखने वालों को नाच गाने की तुम बात कर रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा है। फिर एक तरफ जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत पहन करके पूजा करते हैं, प्रियंका जी भी मंदिरों में जाती हैं। तो आज भगवान राम का कहीं मजाक ले रहे हैं, कहीं नाच गाने की बात कर रहे हैं, फिर चुनाव के समय में जाकर के मंदिरों में जाते हैं। तुम्हारा जो एक अध्यक्ष बनाया वो आज सनातन धर्म के शुरू में खिलाफ बोलते हैं। 17वीं लोकसभा में जो विपक्ष का नेता था आधीर रंजन जी, वो कभी राष्ट्र की पत्नी राष्ट्रपति कहते हैं, कभी अपने आप को चिड़ी मार कहते थे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन। ओके दुष्यंत नागर जी बैठे हमारे भाई हैं। दुष्यंत जी को देख के मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। दुष्यंत जी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। यहाँ नागर बंधुवर बाद में करिएगा। नहीं, बड़े भाई हैं हमारे, सम्मानित हैं, पहले तो भाई रहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी आप किसी मुद्दे पे विपक्ष के साथ हैं, किसी पे भाजपा के साथ हैं। पहले तोड़ कर लो। एक देसी कहावत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, रहना किधर है। अभी तो यही तय नहीं कर पाए। अच्छा आप ये राहुल जी किधर है, मतलब राहुल जी किधर है? नहीं, ये एक सवाल कि मंदिर खोल दिया, प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर के अंदर, और फिर बोला नाच गाना हो रहा था, वहां भजन कीर्तन हो रहा था। मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद था, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गया, वहां पे भजन कीर्तन हो रहा था। वहां कौन सा नाच गाना हो रहा था? अमिताभ बच्चन कब नाचा उधर? उन्होंने पहले एक दिन बोला था ऐश्वर्या राय बच्चन नाची। ऐश्वर्या राय बच्चन कब नाची राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर? नहीं दुष्यंत नागर, इन सब साक्ष्यों को जवाब दूंगा मैं। नहीं, पानी जवाब भी मैं पीलूंगा, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। पानी बचाना भी चाहिए, पानी पर आप ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि नाच गाना कहां हो रहा था? देखिए दुष्यंत नागर जी, पहले में दो बातों के मैं जवाब दूंगा। पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसको आपने चलाया, उस पे मैं एक लाइन बोलूंगा कि उनके खानदान के विषय में जो बोला गया है, श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुई, उसके 1 महीने में उन चोटों में उनकी मृत्यु हो गई, वो देश के लिए शहीद। श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई। श्रीमान राजीव गांधी जी जो हमारे जो लोकप्रिय नेता देश के हैं, प्रश्न है राहुल गांधी जी के पूज्य पिताजी। मैं व्यूअर्स एक सेकंड, दिस इज अ बिग क्वेश्चन व्यूअर्स, मैं इस देश के दर्शकों से पूछता हूं। राम मंदिर का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपने भी देखा होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भजन कीर्तन हो रहा था, वहां लोगों के वो शॉर्ट्स चलाइए। मैं निवेदन करता हूं पीसीआर को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शॉर्ट चलाइए जिसमें साधु संत महंत, इसके अलावा जितने वहां पर सेलिब्रिटी थे, जितने आम जन थे और मजदूर भी थे वहां पर, क्योंकि मैं साक्षी था खुद। वहां पर लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू थम नहीं रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नाच गाना कहां हो रहा था? आप, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात को बोला, इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करिए अगले 30 सेकंड के अंदर व्यूअर्स। देखिए वहां लड्डू कहां से आए, उन लड्डुओं में क्या मिला हुआ था, उन लड्डुओं के ऊपर क्या चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नाच गाना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसी में वो 1 लाख लड्डू कहां से आए थे, उसके ऊपर बात करेंगे। आप सिलेक्टेड चीज उठा लेंगे। मैं सिलेक्टेड नहीं, मैंने वही चीज उठाई है जो राहुल गांधी ने बोली है। में पारंगत है, जो फिल्मों में कार्य करने वाले लोग हैं, क्या वो वहां पे उपस्थित नहीं थे? उपस्थित थे, वो नाच थे, आप मना कर दीजिए। दर्शकों की तरह थे। अरे तो दर्शकों की तरह थे तो थे, नाच गाना हो रहा था क्या वहां पर? नहीं तो वो तो आप दिखाएंगे तो पता चलेगा। भजन कहां? वो 3 घंटे कार्यक्रम चला, अब दिखाइए कहां चला, क्या चला? ऊपर से हेलीकॉप्टर गया जिसने पुष्प वर्षा करी। व्यूअर्स, आपको मेरे आपने मुझे मेरे को लगता है इस देश में कोई भी ऐसा सनातनी नहीं छूटा होगा जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं देखा, जिसने कार्यक्रम नहीं देखा। वहां भजन कीर्तन हो रहा था। ये तस्वीर चला रहे हैं, ये मजदूरों को, ये मजदूर, ये जूम इन करिए, ये जूम इन करिए, ये मजदूरों के ऊपर डाला जा रहा है। गाना कौन सा चल रहा था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर अयोध्या के रिजल्ट का क्या, लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? बिल्कुल आपकी बात सही है। ओके विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, सिद्धार्थ भी कुछ कहना चाहते हैं, लोगों ने हरा दिया भाजपा को, मनुक नागर भी कुछ कहना चाहते हैं। अयोध्या अब ऑडियो डाउन करिए। देखिए अब आप स्टूडियो में है तो आप ऐसे गलत बात मत। सर ये अनफेयर है। अब आप सर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि श्री राम लला के उत्तर दे रहा हूँ। क्या जो लोगों ने
सर अब निवेदन है मानिए को लाए हैं, अब आप हम उनको लाए वो हैं। इसमें नहीं था, क्या वो इसमें नहीं था। 2000 अब मैं आपको बताता हूँ 2022 में कन्हैया मित्तल नाम का सिंगर है, उसने ये गाना गाया था मेरे ही कार्यक्रम के अंदर। योगी आदित्यनाथ मेरे कार्यक्रम में आए हुए थे, मैं बता रहा हूँ, और मैं वो भी प्ले कर दूंगा। मैं हर चीज फैक्चुअल करता हूँ सर। 2022 में 2022 का जनवरी 9 जनवरी का सिंगर, एक सेकेंड, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो गाना था, ये दो ऑडियो डाउन एक, मैं आपको 25 सेकंड दे रहा हूं, 25 सेकंड जा रहा हूं। 2022 में कोविड का सेकंड राउंड चल रहा था। 2022 में ये गाना कन्हैया मित्तल ने गाया, योगी आदित्यनाथ सामने थे मंच पर, मेरा ही कार्यक्रम था 9 जनवरी को, और लखनऊ में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गाना गाया और वहां से ये गाना पॉपुलर हुआ। देखिए वो राम के श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पे वो गाना नहीं गाया गया। उस समय जो गाने चल रहे थे, भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहे थे, वो ये थे ही नहीं। वहां पर रामायण की चौपाइयां पढ़ी जा रही थी, वहां पर अयोध्या के कांडों की बात हो रही थी। ये वो ओके, बोलिए आप। मैं 20 सेकंड चाहूंगा। केवल ये बयान नहीं है, हिंदू हिंसक, देवता भगवान ने मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, हिंदू टेरर, मैं हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन बीमारी है, राम मंदिर लटकाना भटकाना है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, ये सारे बयान दिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, एक फैक्चुअल पॉइंट, अब सुनिए सर मैंने आपके यहाँ सारी बातें सब बताता हूँ, एक सेकेंड। एक LOP बने हैं राहुल गांधी, LOP एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन। उन्होंने बोला कि वहां पर कोई मजदूर नहीं थे, कोई लेबर नहीं थे। मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। ये पुष्प वर्षा की तो वीडियो है ही श्रमिकों की। इसके अलावा बीडूबाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए राम मंदिर बनाने के लिए दिए, उनको न्योता राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया। एक हमारी दुर्गा बहन थी जिन्होंने सैनिटेशन का काम किया, उनको बुलाया। कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी है राम मंदिर की, SC समाज से। भाई 1989 में राजीव जी के समय पर राजीव जी किस दिशा में थे आपको भी पता है, राजीव जी किस दिशा में थे हमको पता है। अच्छी बात है, वो कामेश्वर चौपाल VHP का कार्यकर्ता था, तो राजीव जी उनके साथ थे ना। सुन लीजिए मेरी बात, मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक तो राहुल झूठ बोलते हैं, और दूसरा मैं 10 सेकंड और, हज के विषय में कोई ऐसी बात करेगा नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए, पर अगर हज के विषय में हम नहीं करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के विषय में क्यों? नाच गाना मैं बोलता हूं, बाकी सब छोड़ दो, आज सारे हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं भाई, मैं बोल रहा हूं ये गलत है, पर सुनील साजन और दुष्यंत नागर गलत कहने को तैयार नहीं, और विवेक श्रीवास्तव का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो धर्म को हफीम मानते हैं, वो तो अलग ही लेवल पर रहते हैं। ओके, देखिए मलूक नागर भी इस विषय में बोला जाता है, विवेक जी दुष्यंत नागर। देखिए मैं क्लियरली बिना नाग लपेट के, बिना डिप्लोमेसी के राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूं। सुनते जाइए। सबसे पहले शंकराचार्य ने क्लियर बोला है कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी नहीं रहे। जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो उस दिन से सन्यास खत्म हो गया उनका। एक आदमी 2 गद्दियों पर नहीं बैठ सकता, धर्मतंत्र राजतंत्र साथ नहीं चल सकते, ये शंकराचार्य के शब्द हैं। तो पहले तो बोल दीजिए कि शंकराचार्य गलत है। ये वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार भी गलत है, मुहूर्त के अनुसार भी गलत है, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। मुझे आलिया भट्ट से राम की भक्ति नहीं सीखनी, मुझको नहीं सीखनी अमिताभ बच्चन से राम की भक्ति, कि बॉलीवुड को बुला करके भाजपा एक इवेंट करे, लोग टीवी पे देखें और भाजपा को वोट मिले, विवेक जी को दिखाइए, भाजपा को वोट नहीं मिले। विवेक जी अब जिसका मैं ऑडियो बोलूं उसी का ऑडियो खोलेगा। विवेक जी, आपने बोला मेरे को आलिया भट्ट से श्री राम की भक्ति नहीं सीखनी, मुझे अमिताभ बच्चन की भक्ति, मेरे को राम की भक्ति अमिताभ बच्चन से नहीं सीखनी, यही बोला? नहीं सीखनी सर। आपको तो भक्ति किसी से भी नहीं सीखनी, आप तो नास्तिक हैं। पॉइंट नंबर 1। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। आपको तो किसी से भी भक्ति नहीं सीखनी, आप तो नास्तिक हैं, यू आर एथिस्ट। तो आपको तो भक्ति किसी से नहीं सीखनी, और किसी को कोई भक्ति किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो खुद ही से लीन होकर आती है। मैंने आपको एक बार एडवाइस की थी अपने पब्लिक कार्यक्रम के अंदर कि आप श्री राम का नाम लिया करिए, 21 बारी भी दिन में लेंगे ना तो जीवन सुधर जाएगा आपका। बोल के देखिए, ट्राई करके देखिए, श्री राम जय जय राम, ट्राई करिए, आज ट्राई करिए आप। मेरा निवेदन है आपसे, ये मन को शांत करता है और उत्तेजना कम पैदा करता है। श्री राम एक भाव है, श्री राम एक भाव है, श्री राम एक जीवन शैली है। श्री राम जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। ऐसा भाव सर, अगर वहां पे बॉलीवुड के 5 सितारे जो वहां पहुंचे हुए थे, वहां पर तो संत महंत भी पहुंचे हुए थे,
अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में बिना शंकराचार्य के सारे संत मैं इस पे एक सेकंड इस पे क्लैरिफाई कर लूं। ऑडियो डाउन मलूक नागर, मैं एक सेकंड, एक मलूक नागर अनफेयर हो जाएगा। मलूक नागर नहीं कोई जानकारी आप बिल्कुल थे। ओके मलूक नागर देखिए हाँ जी मलूक नागर, देखिए देवगन साहब, हमारे विवेक जी ने और कांग्रेसी साथियों ने कहा आप ये तय कर लीजिए हम कहाँ हैं। कांग्रेस का नाश इसीलिए गया, ये तय ही नहीं कर पाए सही क्या है गलत क्या है, ये सही का भी विरोध करते रहे। हम कम से कम धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे भाई दुष्यंत का, उसने ये कहा कि हम दोनों तरफ रहते हैं। यस, किसके साथ हो? हम देश के साथ हैं और जहां सही बात है उसकी हम तारीफ करते हैं। अगर कहीं कमी रहती है तो घर में बैठ के अंदर बैठ के मोदी जी के नेतृत्व में चौधरी जैन जी और सारे अपनी बातों को देश हित और ओके सुनील यादव वांट्स टू कमेंट। सुनील यादव जी हैं, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राजकारण हो रहा था, यू एंडोर्स राहुल गांधी स्टेटमेंट। उस समय की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को लेकर बयान दिया हेमंता बिस्वा शर्मा ने। राहुल गांधी पे पलटवार किया है, कहा है कि राहुल गांधी खुद को फैंटम से समझते हैं। बचपन में उन्होंने कॉमिक को पढ़ा होगा, शायद बचपन में उन्होंने कॉमिक पढ़ा था और देखा था, अभी भी उनका यही वक्त है, वो कार्टून देखने की अभी भी उनकी उम्र है, ये कहा है। एक तरह से राहुल गांधी पर कटाक्ष है हेमंता बिस्वा शर्मा का, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए इस समय विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकेंड विवेक जी। जी ये तो अच्छी बात है जी। देखिए सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं बड़ा क्लियर, 2022 में महाकालेश्वर के मंदिर में उज्जैन में बजरंग दल के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, इसी आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, आयन से शायद साथ में, इनको रोका था दर्शन करने के लिए, बिकॉज रणबीर सिंह के स्टेटमेंट है दैट आई एम अ बीफ, आई लव ईटिंग बीफ। तो उस इंटरव्यू को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ऋषि कपूर का एक स्टेटमेंट आया था बीफ को लेकर के, बड़ी कंट्रोवर्सी मची और भाजपा ने भी बड़ा इशू को उठाया, व्हाई ऋषि कपूर सेइंग इट। उसके बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो अचानक सब कुछ बदल गया। अच्छा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा पे आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला राहुल गांधी अपने आप को फैंटम समझते हैं। राम भक्त हैं, इनको इसलिए बुलाया कि वहां पे टीवी पे लोग देखें इन फिल्मी सितारों को। इट वाज नॉट अ रिलीजियस इवेंट। आपने देखा था क्या? भाजपा का इलेक्शन का बिगुल था। एक सेकंड, और यही बात सुनील यादव ब्रेक से पहले आने आप आइए, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। सुनील यादव जी, राहुल गांधी अपने आप को फैंटम समझते हैं। जी देखिए अमित भाई, नहीं वो तो खैर अब असम के मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ तो चापलूसी में बोलना है। जो आदमी हजारों किलोमीटर पैदल चला, पिछड़े दलित की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, देश को बचाने की बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन ही इंडिया को बचाएगा, ये आप पूरा इंडिया जान चुका है। मैं तो केवल आदरणीय मलूक नागर जी से एक बात पूछूंगा, आप कहीं रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सत्ता में बने रहें, लेकिन बीजेपी जब आपके गढ़ में जाकर के बोलती है कि 1.5 जिले की पार्टी पूरे देश में बार्गेनिंग कर रही है, तो क्या चौधरी चरण सिंह की आत्मा को लगता होगा और क्या चौधरी अजीत सिंह की आत्मा को लगता होगा? आप लोगों की आत्मा को लगता है कि नहीं लगता, ये आप मलूक नागर, क्या बीजेपी ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जैसा सुनील यादव डाइवर्ट मत होने दो प्लीज। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मेरे 10 सेकंड मुझे बोलने नहीं मिल रहा। 10 सेकंड देखो डाइवर्ट कर रहे हैं पूरा। 10 सेकंड भाई रुको, नहीं सर सजाद भाई रुको ना, मुझे बोलने दो। सजाद भाई रुको, वो आपको घुमा रहे हैं खामखा बोल के। सब जो हमारे साथी, देखो सुनो यार एक सेकंड, जो हमारे साथी बैठे हैं यादव साहब, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। इनकी पार्टी का शुरुआत और नींव चौधरी चरण सिंह जी की सेवा करके, चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरुआत की। ये देखिए, जो चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, तो हम लोगों को बात बुरी लग रही है, लोगों के बच्चों को सब खत्म कर रहा हूं, आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं प्लीज देवगन साहब। तो वहां आज देश के माननीय प्रधानमंत्री और चौधरी जैन जी पूरे देश में देश के नौजवानों को स्किल डेवलप करके, लेकिन बीजेपी के नेता ने तो ये बात बोली ना, आप निकल सकते हो ना, उगल सकते हो, पूरी हो रही है। ये हमारे राहुल गांधी में फैंटम क्यों नजर आ रहा है बीजेपी अमीश जी? ये तो तारीफ है। कल तक लोग छोटा भीम बोलते थे, आज फैंटम बोल रहे हैं, तो ये तो हाँ, छोटा भीम बोलने से अच्छा तो फैंटम है ना। कल तक छोटा भीम बोल रहे थे लोग, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं,
आज तो हेमंत जी ने छोटा भीम उत्तर प्रदेश में बड़ा भीम बन गया। नहीं, वो छोटा भीम है कि अब वो सिर्फ बोम कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बीच में मत बोलिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नजर आता है तो हमको भी उनमें फैंटम नजर आता है भाई। आपको जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा में कोई होली ओकेजन नजर आएगा, हमें भी राहुल गांधी में राहुल गांधी नजर आएगा। दूसरी बात, बीच में मैंने बोला, विवेक श्रीवास्तव शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं। भाई वही शंकराचार्य ने बोला था मुसलमानों को इस देश में रहने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने बोला था कि भाई साहब ऐसा है, सुनिए ऐसा बोला था। और शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान, बीच में नहीं, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करने की बात कांग्रेस करती है। बोलिए खाया ना करे, सही है गलत है? बोलिए। शंकराचार्य के लिए बहुत डोल पीट रहे हैं ना आप लोग। और कौन से मंदिर के उद्घाटन में शंकराचार्य जाते हैं? ये हिंदू है, ये लोगों को पता है कुछ? शंकराचार्य के मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं। मुझे बता दीजिए 5 उदाहरण। आप बात क्या 5 उदाहरण बता दीजिए, 5 उदाहरण बताइए, 5 उदाहरण बताइए। कितना बड़ा मंदिर है, आप मंदिर मात्र कह रहे हैं। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है अयोध्या। तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अयोध्या धाम है, धाम। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? साकेत धाम की तरह, बैकुंठ धाम की तरह धाम है। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? और वहां शंकराचार्य जी के बिना कोई पूजा, कोई कार्यक्रम, कोई समारोह। बड़ी बात बोली दुष्यंत नागर, आपने बोला कि आस्था का बड़ा केंद्र है ये आप एक सेकंड, दुष्यंत नागर अब अन्याय कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी अन्याय कर रहे हैं आप। अगर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है तो प्रश्न वाजिब है शहजाद जी का, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक? राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक? तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक? शंकराचार्य क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया। नहीं क्या राजनीतिक कार्यक्रम था। झूठ बात, क्या बात कर रहे हो? नहीं, झूठ बात, मिसकोट कर रहे हैं आप। तो टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज। टक्कर का आज का एडिशन यानी मंडे एडिशन। आपने अक्सर सुना होगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना है तो लगन चाहिए, और यह भी सुना होगा कि कड़े परिश्रम के बाद ही सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन शायद भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटिक्स में यह वाला फार्मूला पूरी तरह से फिट नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां राजनीति में कड़ी मेहनत हो ना हो, फैमिली में पावरफुल नेता होना सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। कड़ा परिश्रम होना हो, पापा सीएम है हमारे, यह कहना काफी है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण तमिलनाडु है। एमके स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके सपुत्र बेटे उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम बन गए हैं। एमके स्टालिन की पार्टी का तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ एक बड़ा गठबंधन है, और उदयनिधि स्टालिन वही नेता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान खुलेआम सनातन को अपशब्द कहे थे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना, एचआईवी एड्स से कर दी थी। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने तक की वकालत कर डाली थी। लेकिन तब से अब तक कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी इकोसिस्टम उदयनिधि के इस बयान पर खामोश है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब तो उदयनिधि स्टालिन ने अपने प्रमोशन के जरिए सबको यह बता दिया है कि उनके पापा वाकई सीएम हैं। वैसे इतिहास में इससे पहले 2009 में सुखबीर सिंह बादल के पास भी ऐसा ही मौका आया था, जब वो अपने पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री रहते उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बने थे। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरणों से एक लंबी कतार है, जब पावरफुल पिताओं ने पार्टी की चाबी अपने बच्चों को सौंप दी। नेताओं के बच्चों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यही पापा वाला डिफरेंस डिसाइसिव फैक्टर साबित हो जाता है। एक तरफ कैडर पार्टी को बनाने की में जान लगाता है, दूसरी तरफ हाथ में सोने की चम्मच वाले उत्तराधिकारी पैराशूट लैंडिंग से सबको खामोश कर देते हैं। क्या ऐसा संभव है कि परिवारवाद से घिरी किसी पार्टी का अध्यक्ष कभी कोई बूथ का कार्यकर्ता बन जाए? शायद नहीं, और कभी नहीं। बात का निचोड़ यह है कि देश की राजनीति को परिवारवाद ने इतना सेल्फिश बना दिया है कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट आता है। इसलिए सत्य और तथ्य में मैंने ये आपके सामने फैक्ट्स को रखा। अगर हमें सही मानों में देश को तरक्की चाहिए तो परिवारवाद और परिवारवादियों की सोच से देश को दूर रखना बेहद जरूरी है, और ये सत्य और तथ्य है। और मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके समक्ष रखता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी निर्णय आपका है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। शहजाद और दुष्यंत नागर जी आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल टक्कर का मंडे एडिशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप देखते रहिए व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट।